दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे ऑब्लाइज करने के लिए। दोस्तों, मैं अपने नए दोस्तों से भी यही उम्मीद लगाकर बैठा हुआ हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलो, मैं अब आपको एक और नई कहानी सुना रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिए। वजननाथ नाम के एक गांव में उदय भानु नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अभी युवा ही था कि उसके पिता का देहांत हो गया, जिससे समूचे व्यापार का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा। इस बीच उसके सामने एक समस्या खड़ी हुई। उधर तो उसकी बड़ी बहन की ननद की शादी थी और इधर उसकी पत्नी गर्भवती थी। व्यवहार की परेशानियां अलग, इसलिए वह उस शादी में जाना नहीं चाहता था। उदय भान की पत्नी भानुमती ने अपने पति को समझाते हुए कहा, देखिए ससुर जी नहीं रहे, यदि आप भी शादी पर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। बेहतर है कि आप शादी पर जाए। पत्नी के बार बार कहने से उदय भान शादी पर जाने के लिए तैयार हो गया। एक किराए की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल पार करना था। ऐन दोपहर के वक्त गाड़ी जंगल के बीच पहुंची, तभी उस गाड़ी के चालक का कोई रिश्तेदार वहां दिख पड़ा। उसने गाड़ीवान को बताया कि उसकी मां का देहांत हो गया है और उसे फौरन घर पहुंचना चाहिए। साथ ही वह उदय भान से बोला, महोदय, अगर ये वापस न गया तो इसकी मां की चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। आप यहीं रखिए, मैं दूसरी गाड़ी भिजवा दूंगा। फिर वे दोनों व्यक्ति गाड़ी पर बैठ गए और गाड़ी बड़ी तेजी से वापस मुड़ी। उदय भानु लाचार था। वह वहीं एक बरगद के नीचे अपने हाथ के थैले को अपना तकिया बनाकर लेट गया और क्षणों में गहरी नींद सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा फैल रहा है। जिस गाड़ी की वह राह देख रहा था वह नहीं आई, पर वह जल्दी से जल्दी जंगल पार कर जाना चाहता था, इसलिए वह काफी तेजी से चलने लगा। लेकिन इतने बड़े जोरों की बारिश होने लगी। अजी रुकिए, इस बारिश में आप कितनी दूर जा पाएंगे, थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लीजिए। उदय भान ने मुड़कर देखा तो एक लंबे कद का आदमी एक चबूतरे पर खड़ा था। पास में एक मंदिर था। वह व्यक्ति बार बार कहे जा रहा था कि अजी आप घबराए नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक राहगीर हूँ जो इस बारिश में फंस गया हूँ। उदय भानु के मन में कुछ संदेह उठे, पर उन पर काबू पाकर वह आगे बढ़ गया। मंदिर के उस चबूतरे पर थोड़ी सी ऐसी जगह थी जहाँ बारिश का पानी नहीं पड़ रहा था। उस व्यक्ति ने उसके लिए कुछ जगह साफ करते हुए कहा, आइए बाबूजी, मेरा नाम चंद्रकिशोर है, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। लगता है आप किसी अमीर घराने से, आप यहाँ आकर बैठ जाइए, मैंने यह जगह आपके लिए साफ कर दी है। उदय भानु को उस व्यक्ति से जो सम्मान मिला था उससे वह खुश हुआ। वह बैठते हुए तरफ के साथ बोला, मेरा नाम उदय भानु है, मैं वजननाथ में रहता हूँ। वहाँ मुझे हर कोई जानता है, क्योंकि वहाँ मेरे बराबर का कोई और व्यापारी नहीं है। इस तरह एक दूसरे का परिचय पा लेने के बाद दोनों मौन हो गए। काफी देर तक उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। इधर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उदय भानु का दिल काफी भारी होने लगा। फिर चंद्रकिशोर बोला, इस तरह बारिश से गिर जाना काफी विचित्र सा लगता है।
क्या पहले भी आपके जीवन में ऐसा कोई विचित्र अनुभव हुआ है यदि हुआ है तो बताइए। उस बरसात की रात में इस प्रकार मौन, उस बरसात की रात में उस तरह मौन बैठा रहना उदयभान के लिए दूर पर हो रहा था। इसलिए अपने गला साफ करके उसने कहना शुरू किया, मेरे जीवन के लगभग 30 वर्ष बीत रहे हैं लेकिन ऐसा विचित्र अनुभव आज तक नहीं हुआ। हाँ, एक घटना मेरे जीवन में घटी थी, वह मैं बता देता हूँ। वह घटना विचित्र है या नहीं यह निर्णय आपको ही करना होगा। फिर उदयभानु यूँ सुनाने लगा। उन दिनों उदयभानु शहर में पढ़ता था, तब राजेश कुमार नाम के एक युवक से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। उदयभानु ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांव में वापस आकर उसने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया था। लेकिन इस बीच जब भी वह कभी शहर जाता तो राजेश कुमार से जरूर भेंट करता था। एक बार जब उदयभानु शहर गया तब हमेशा की तरह उसने राजेश कुमार से भेंट कि राजेश ने उदयभानु को बताया कि उसकी बहन की शादी के लिए कुछ रिश्ते देखे जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा मित्र एक रिश्ता अच्छा है लेकिन दहेज में वे 10,000 रुपये मांग रहे हैं और पिताजी के पास इत्तेफाक से एक पैसा तक नहीं रहा। मुझे गहरी चिंता सता रही है। राजेश कुमार को इस तरह उदास देखकर उदयभानु ने कहा, चिंता क्यों करते हो, उस रकम की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम जब लौटा उसको लौटा देना। इस तरह अपने मित्र को वचन देकर उदयभानु वापस अपने गांव आ गया और उसने सारी बात अपने पिता को बता दी। उदयभानु की बात सुनते ही उसके पिता गुस्से में आ गए और बोले, इस तरह पैसा बर्बाद करने की मैं तुम्हें कतई इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारा अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द हम दिवाली हो जाएंगे। लेकिन उदयभान अपनी बात पर अटल रहा। उसने अपने मित्र को दिया वचन निभाना चाहा। पुत्र का हक देखकर पिता ने आखिर एक उपाय बताया। 20 साल पहले मैंने अपने मित्र रामधन को व्यापार शुरू करने के लिए 5,000 रुपये कर्ज के रूप में दिए थे। ब्याज के साथ वह रकम अब चौगुनी हो गई होगी। तुम उसके पास जाओ और उससे 10,000 रुपये वसूल करके अपने मित्र को दे दो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर उसने उसे अपने मित्र का पता दिया। उदयभानु 2 दिन की यात्रा करने के बाद उस अपने पिता के उस मित्र के गांव पहुंचा। तब तक दोपहर ढल चुकी थी। इधर उधर पूछता हुआ जब वह रामधन के यहाँ पहुंचा तो उसे कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि घर के आंगन में रामधन का मृत शरीर पड़ा है और उसकी जवान बेटी रोटी के पास बैठी है। उदयभान को देखकर गांव के लोगों को लगा कि शायद वह कोई रामधन का कोई रिश्तेदार है। वे बोले, बेटा भगवान ने तुम्हें ठीक वक्त पर यहाँ भेजा है। सूर्यास्त से पहले शव का दाह संस्कार हो जाना चाहिए। उदयभान को ये बात समझते देर न लगे कि रामधन का अपना कहे जाने योग्य कोई नहीं है। एक समय वह अपने पिता का मित्र था, इसलिए उसने अपने पैसे खर्च करके रामधन का दाह संस्कार पूरा किया। दूसरे दिन रामधन की बेटी भानुमती ने हाथ जोड़कर उदयभानु का अभिवंदन किया और कहा, मैं नहीं जानती कि आप कौन है, मगर इस मुसीबत के वक्त आप यहाँ भगवान बनकर आए और मेरी मदद की। और ये कहते कहते उसकी आंख से और बस आंसू झरने लगे। रामधन ने गांव में जगह जगह से कर्ज ले रखा था। उदयभानु ने अपने गले की सोने की जंजीर और अंगूठियां बेचकर रामधन के सभी कर्ज चुका दिए। फिर वह भानुमती से बोला, एक समय तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी आपस में घनिष्ठ मित्र थे। अब तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगे? अच्छा ये होगा कि तुम मेरे साथ हमारे गांव चलो। भानुमती उदयभान के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस गांव के लोगों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि जिस युवक के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है उसके साथ अकेले कैसे जा सकती है। यह
तो गांव के लिए अपमानजनक होगा। ऐसी हालत में उदय भानु के लिए कोई चारा दाम ना था कि सिवाय इसके कि वह भानुमती से शादी कर लेता। शादी के लिए भानुमती एक दिन तैयार हो गई। उसी गांव में मंदिर में भानुमती के साथ उदय भानु ने विवाह कर लिया और फिर उसे लेकर वह अपने गांव को लौट आया। उदय भानु ने चंद्र किशोर को यह घटना सुनाकर कहा, गया तो था वहां पुराना कर्ज वसूल कर ले, लेकिन वहां मुझे अपने ही किसी ऋण को चुकता करना पड़ा। किसी संपन्न घर में मैं शादी करता तो हजारों के दे जाता, लेकिन मैं उस गरीब घर के असहाय लड़की के साथ विवाह बंधन में बंध गया। यही मेरे जीवन की एक विचित्र घटना है। आप चाहे तो मेरे जीवन का विचित्र अनुभव कह सकते हैं। यह सब सुनकर चंद्र किशोर ने कहा, वह खूब किसी लोक कथा से यह कम रोचक नहीं है। चंद्र किशोर से प्रशंसा सुनकर उदय भानु को हल्का संतोष हुआ। फिर उसने चंद्र किशोर से कहा, आप भी तो अपने जीवन का कोई विचित्र घटना सुनाया। उस पर चंद्र किशोर ने अपने स्वर में उदासी भरकर कहा, मैं बेकार हूँ इसलिए निराश हुई हूँ। इससे बढ़कर मेरे जीवन का कोई विचित्र अनुभव क्या हो सकता है। आप कृपया करके मेरे लिए किसी प्रकार की नौकरी की व्यवस्था कर दें तो मैं जीवन आपका आभार मानूंगा। चंद्र किशोर की इस मांग से उदय भानु परेशान हो गया। उसे कुछ सूझा नहीं। बोला, अभी मेरे पास 10 लोग नौकरी पर है। अगर मैं इसी तरह हर किसी को नौकरी पर रखता जाऊंगा तो मेरे घर में खाने तक को नहीं रहेगा। फिर तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। किसी को देखे परखे बिना नौकरी कैसे दी जा सकती है। तभी उदय भानु को दूसरी तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसने उसे रोका और उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर चला। तब तक सुबह हो गई थी। उदय भानु शादी वाले घर ठीक समय पर पहुंचा। शादी जैसे ही खत्म हुई वह अपने गांव लौट आया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और खुशी से भरकर बताया, आपका दोस्त राजेश कुमार आया है। मैंने उसका उचित सत्कार किया और सोने के लिए उसे पश्चिमी तीसरा वाला कमरा दिया है। उदय भानु बड़े संतोष से उस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उस कमरे में तो कोई नहीं था। खटिया पर एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, उदय भानु जी, मैं चंद्र किशोर हूँ, राजेश कुमार नहीं। आपने मेरी ईमानदारी के प्रति संदेह प्रकट किया और मुझे नौकरी देने से इनकार कर दिया। मैंने जंगल में आपसे जो कहानी सुनी थी उसी के आधार पर मैंने आपकी पत्नी को ये विश्वास दिला दिया कि मैं राजेश कुमार हूँ। इस पर आपकी पत्नी ने मेरा अतिथि सत्कार किया और सोने के लिए उसे पश्चिमी किसी वाला कमरा भी दिया। मैं आपकी तिजोरी से सिर्फ 10,000 रुपये ही बतौर कर्ज ले रहा हूँ। मैंने आपके घर में खाना खाया है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं इस राशि से व्यापार शुरू करूंगा और 2 वर्ष में आपका यह ऋण चुकता कर दूंगा। परसों जब आपने मुझसे पूछा तब तक मेरे जीवन का कोई विचित्र अनुभव ही नहीं रहा था। अब इसे ही मेरे जीवन का विचित्र अनुभव समझिए। भानुमती अपने पति को चुपचाप खड़ी देख रही थी। उदय भानु जब पत्र पढ़ चुका तो उसने कहा, आपका मित्र कुछ पता भी नहीं चला गया पत्र में क्या लिखा है उसने? कुछ नहीं, केवल मेरी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और साथ ये भी बता दिया कि ईमानदारी का अर्थ क्या होता है। जो भी हो वह ईमानदार निकला, इसलिए ब्याज समेत वह कर चुका कर ही रहेगा। यह कहकर उदय भानु ने वह पत्र तिजोरी में रख दिया और तिजोरी पर ताला लगा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी है ही एक विचित्र घटना है जो मैंने आपको सुनाई। देखिए दोस्तों, प्लीज कहानी तो मैं बहुत सारी आपको सुनाता हूँ। पता नहीं इनमें से कौन कौन सी कहानी आपको पसंद आती है या नहीं।
लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। और यही एक नई कहानी है कि मुझे नए दोस्तों का साथ मिल रहा है। तो प्लीज़ 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 मेरे नए दोस्तों और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी कहानियाँ आपको जल्दी से जल्दी दिखाई दें, सुनाई दें। चलो दोस्तों, अब चलता हूँ, जल्द ही फिर मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।